बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका ताल्लुक पिछले हफ्ते के टॉपिक से है कि हम पहले अपने घरों को सही करें, फिर हम आगे चलें कि हमने मुल्क को कैसे सही करना है। हम जब डायरेक्टली कोई चीज़ अप्रोच करते हैं तो कई बार उस चीज़ की तैयारी नहीं होती या वो माहौल नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा जो है ना प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो सब जानते हैं कि अल्लाह का निज़ाम ही असल निज़ाम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम डंडे और तलवारें लेकर सड़क पर निकल आएँ और एकदम सख्ती कर दें। इस तरीके से लोग क्योंकि ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं, तो हम एकदम से ही नहीं करेंगे। पहले हम अपने घर ठीक करेंगे और फिर हम आगे मुल्क को स्टेप बाय स्टेप ठीक करेंगे। जो बातें आज मैं करूँगा ये मेरी ज़ाती राय है, ये किसी के बताए हुए मामलात नहीं है। इस पे कोई माने ना माने, मेरी तरफ से कोई सख्ती नहीं है, ममानत नहीं है। मेरा काम सिर्फ ये है कि हम एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो है ना मेरे पैगाम को आगे लेके चलें और लोगों के जहन में पॉजिटिविटी क्रिएट करें, क्योंकि हर वक्त टीवी पे भी और हर महफिलों में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, शैतानियत बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े हरकत हो रहे हैं। पॉजिटिव बात कोई नहीं करता कि यार हमें क्या क्या मुआशरे में चीज़ें ठीक करनी चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो ये 14-15 पॉइंट्स मैंने आज किए हैं। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ये वैसे ही आसान हो जाएगा सारा कुछ करना, क्योंकि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, इवन के दफ्तरों में भी सुबह के टाइम नॉर्मली पहली मीटिंग होती है, कहीं असेंबली होती है, कहीं पीटी एक्सरसाइजेज होती हैं और ये होती हैं। तो वो बेशक जारी रखी जाए, वो उसका मसला नहीं है, लेकिन जिक्र जो है ना वो सुबह ज़रूर किया जाए। सबसे पहले दफ्तर के औकात हों, स्कूल के हों, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के हों, वो चाहे 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो। इससे एक तो बुराइयां दूर हो जाएंगी उस कमरे में, उस हाल में जहाँ भी लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, और इंतहाई बरकतें नाजिल होंगी, सुकून का माहौल पैदा होगा, टेंशन रिलीज होंगी और आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो जिक्र की महफिल का एहतमाम किया जाए, आप जहाँ पे भी दफ्तर में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, एक तो यहाँ से शुरुआत की जाए सुबह के वक्त की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का हुक्म है कि जिक्र मेरा करो सुबह शाम। इसके बाद जो नंबर 1 हमारा जो है, जो मेरे जहन में एक चीज़ आती है, क्योंकि सब जानते हैं कि इस्लाम में टैक्स का निज़ाम नहीं है, और हम लोगों ने, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स पे इसको जोर दिया जा रहा है और टैक्स कलेक्शन पे जोर दिया जा रहा है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम कर तो ले रहे, कर तो सके नहीं खैर आज तक, लेकिन अगर हम करेंगे भी तो फिर भी इससे कोई अल्लाह तो नहीं खुश होगा, क्योंकि हमारे निज़ाम जो है वो सदका, ज़कात, खैरात का है हमारे दीन में। तो सबसे पहले जितने भी टैक्सेस लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो किसी बिल में लिए जा रहे हैं, चाहे बिजनेस के रिलेटेड हैं, उनको सदका खैरात के ऊपर जो है ना कन्वर्ट किया जाए उसको, ताकि अल्लाह ताला को ये निज़ाम में हम दाखिल होने का की इब्तदा करें, उसे टैक्स ना कहा जाए, सदका खैरात कहा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदका खैरात तो वेरिएबल होता है, वो फिक्स नहीं होता। तो इसका जवाब मैं आगे चल के देता हूँ। हमारा जो नंबर 2 पॉइंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हमारे मुल्क में जो कर्जे दिए जाते हैं वो सूदी दिए जाते हैं। सबसे पहला कदम तो ये हो गया वो सूद बंद किया जाए, तमाम जितने भी कर्जे दिए जा रहे हैं। सही। और अगर सूद को बंद नहीं कर सकते फौरन, आप कहते हैं नहीं ये तो इकॉनमी तबाह हो जाएगी, हमारी कमिटमेंट्स हैं, हमारे एग्रीमेंट हैं इंटरनेशनल बैंक्स के साथ, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो अगर आप इंटरेस्ट स्टॉप नहीं कर सकते तो आप उस सिस्टम को जारी रखना चाहते हैं तो उसको भी सदका खैरात पे ही कन्वर्ट किया जाए। लेकिन अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इंटरेस्ट तो फिक्स होता है, उसको तभी सूद कहा जाता है कि फिक्स से मोड़ ली जाती है, चाहे आपका कर्जा आप वापस दे सके ना दे सके, या आपका कारोबार चले ना चले, वो फिक्स देना होता है। तो उसका जवाब ये है कि सदका खैरात को जब आप कर्जे के साथ अगर आप वापस लेना शुरू कर दें सूद की बजाय, तो उसको CPI इंडेक्स, जिस तरह यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होता है, इंटरेस्ट जो है, उसके ऊपर कन्वर्ट किया जाए, या GDP के साथ कनेक्ट किया जाए मुल्क के, या किसी और इकोनॉमिकल इंडिकेटर के साथ आप सदका खैरात को कनेक्ट कर दें जो कर्जे दिए हैं ऑलरेडी या आइंदा आप देंगे, ताकि आपका जो जो अमाउंट है वो वेरिएबल हो जाए। उसमें क्या होगा कि अगर मुल्क तरक्की कर रहा है तो आप उस हिसाब से उसको चार्ज करें, अगर मुल्क डिक्रीज पे जा रहा है तो आप अमाउंट डिक्रीज कर दें, ताकि आप कम से कम जो सूद की डेफिनेशन आपके ऊपर लागू हुई हुई है इससे आप बाहर निकल जाएं। अल्लाह से जो नाराज़गी आपने ली हुई है, क्योंकि कर्जे का मतलब ये नहीं होता कि एक शख्स कर्जा वापस करने की ताकत नहीं रखता। अगर उसने 100 रुपया कर्जा लिया, आप कहते हैं 150 ही तुमने वापस देना, जो मर्जी हो जाए, तो वो आप ज्यादती करते हैं अगले के साथ। जो बेचारा 100 रुपया नहीं कमा सकता, आपसे कर्जा लेने आया है, आप 150 वापस मांग रहे हैं, जाहिर बात है वो नहीं दे सकेगा, तो वो फिर ऊपर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो वो तबाही इसी वजह से है, हमारा कर्जा इसी वजह से बढ़ रहा है। सिर्फ हमारा नहीं बल्कि यूरोप में भी इसका यही हाल है। तो उसको GDP से और CPI से कनेक्ट करके हम इसको वेरिएबल तरीके से लाया जा सकता है, अगर आप इसको इस तरीके से करें। नंबर 3, इस वक्त पाकिस्तान की आबादी अगर हम एज्यूम कर लें 25 करोड़ है, 24 है, 25 है, अगर हम हर शख्स यानी कि पर पर्सन 500 रुपीज़ उससे अगर हम सदका खैरात के तौर पे कलेक्ट करना शुरू कर दें, चाहे बिलों के जरिए करें या कुछ भी करें, क्योंकि हर बंदा तो दे भी नहीं सकेगा 500, तो ये अगर 500 के हिसाब से भी अगर 25 करोड़ को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 खरब और 25 अरब रुपये बनता है महीने का। तो अगर हम ये कलेक्शन भी शुरू कर दें, जो कि हो सकता है जरूरी नहीं कितनी अमाउंट में मिले, इससे कम ही मिले, क्योंकि हर शख्स शायद ना देना से चाहे या ना दे सके, तो अगर 1 अरब कोई कर लें तो 1 अरब रुपया एक महीने का
1 खरब रुपया एक महीने का इतनी बड़ी अमाउंट है कि जितनी भी हमारी कच्ची आबादियाँ हैं पाकिस्तान में, सबसे पहले हम उनको वहीं पे बैठे बैठे एक एक दो दो कमरों के घर बना कर दे सकते हैं, क्योंकि 1 खरब रुपया हर महीने हमारे अकाउंट में आ रहा है, और वो एक दफ़ा का खर्चा रोज़ रोज़ हमने नहीं बना के देने। या हमारे पास बलूचिस्तान जैसी बहुत बड़ी ज़मीन मौजूद है, हम उस पर नया शहर भी आबाद कर सकते हैं। जितनी कच्ची आबादी हैं और जितने ऐसे मसाइल हैं जहाँ पे इनलीगल तरीके से लोग ऑक्यूपाइड हैं, उनको हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और नया शहर नई सहूलतों के साथ, यानी बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल का शहर बनाया जा सकता है इन पैसों से, और प्रॉपर एक वेलफेयर स्टेट जो है ना क्रिएट की जा सकती है। जब आप एक एक दो दो, या फिर आप जो कच्ची आबादियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं उन्हीं में एक एक दो दो कमरे बना के प्रॉपर तरीके से उसको हाई लेवल तरीके के जो है ना लाइफ स्टाइल को दिया जा सकता है। इन्हीं पैसों के ज़रिए ना सिर्फ आप उनको घर बना कर देंगे एक एक दो दो कमरों के, बल्कि उनकी 300 यूनिट का जो आजकल शोर मचा हुआ है कि बिजली फ्री की जाए, उनको बिजली भी फ्री दी जा सकती है, उनका पानी का बिल और बेसिक ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। हमें खुराक का मसला है, इलाज का मसला है, ये सारा कुछ इस बजट से आराम से पूरा हो सकता है हर महीने। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि रकम बहुत बड़ी बन जाती है अगर तमाम लोग इतनी रकम हमें लें, कुछ कम देंगे कुछ ज़्यादा देंगे। और ये भी सदका खैरात के ज़िम्मे में ही कलेक्ट की जाए, ताकि अल्लाह को हमें राज़ी करना है, और इसमें बरकत खुद बहुत पड़ जाएगी। उसके बाद जो कि मैंने पहले बता दिया कि हम बलूचिस्तान में या तो नया शहर बनाएं या एग्जिस्टिंग जो कॉलोनीज़ हैं उनको डेवलप करें। इसके बाद उससे अगला नुकता जो इस वक्त बहुत बड़ा लूप होल है पाकिस्तान में जितने बिजनेस हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो कैश पे बहुत ज़्यादा होती हैं, जिससे कभी गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगता कि हमारा वो जो फ्लो है वो कितने हैं। मतलब 10% 20% अगर बैंक के थ्रू होती है तो शायद 80% कैश में होती है। इस चीज़ पे जोर दिया जाए, जैसे यूरोप में भी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन की जाए, यानी कि बैंक के थ्रू हों हर ट्रांजेक्शन, या तो वो इनकमिंग पे या विड्रॉल पे। हम अगर प्रॉपर ज़कात काटनी शुरू कर दें, तो मैंने जो एक रफ एस्टिमेट बैंक के ट्रांजेक्शन से कुछ अर्सा पहले निकाला था, तकरीबन 1500 से लेके 2000 अरब रुपया साल का हम आराम से इकट्ठा कर सकते हैं ज़कात के ज़िम्मे में, अगर हम सिर्फ ट्रांजेक्शन पे 2.5% काटना शुरू कर दें। यानी कि जो इंसान 100 रुपया जमा करेगा या जब वो विड्रॉ करेगा तो 2.5% कट जाएगा, जो कि इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है कि हर बंदे के लिए अफोर्डेबल है। तो 1500 से 2000 अरब तो अभी की ट्रांजेक्शन पे है। जब ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो सी हैं थ्रू बैंक होंगी, जो कि अभी नहीं हो रही, 80% ट्रांजेक्शन या 60, तो ये 1500 से 2000 अरब नहीं है, बल्कि 10,000 अरब तक आराम से हमारा पूरे साल का बजट सिर्फ इन ट्रांजेक्शन से पूरा हो सकता है, हमें बाकी कलेक्शन की भी जरूरत नहीं रहती। तो ये आस्ता आस्ता सिस्टम डेवलप होगा, पहले साल में नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, धीरे 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 ये बढ़ेगा। तो ये हमारा सारा मसला, मुल्क का जितना भी बजट का सब बना हुआ है, ये हल हो जाता है सिर्फ इस एक एक्शन से। अगर हम आज शुरू करेंगे तो अगले 5 साल में हम खुद कफील हो चुके होंगे इस मामले में, तो हमारी ये मसला यहाँ से हल हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला हदफ होना चाहिए, क्योंकि जब हम सिस्टम डेवलप कर रहे होंगे तो हमारे पास अमाउंट भी वाफत आना शुरू हो जाएगी। अगला हदफ हमारा इसके बाद होना चाहिए वो है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारी जो, अगर आप गौर करें पाकिस्तान का मैप पे, पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान की चौड़ाई ऊपर से जो है वो 400-500 किलोमीटर है सिर्फ, मतलब लेफ्ट से राइट अगर अब, यानी कि इंडिया वाले बॉर्डर से लेके अफगानिस्तान वाले बॉर्डर तक जो हमारा नॉर्दर्न एरिया ऊपर है, जिसमें KPK आता है और शायद कुछ पंजाब का इलाका भी आता हो और गिलगित बल्तिस्तान आता है, ये सारे इलाके 400-500 किलोमीटर इसकी टोटल चौड़ाई है मैक्सिमम, इतना बड़ा इलाका नहीं है। इसका जो सेंट्रल पॉइंट पिक किया जाए, उस सेंट्रल पॉइंट पे क्योंकि रकम हमारे पास ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी होगी, इंटरनेशनल लेवल का बेहतरीन एयरपोर्ट बनाया जाए जो सही वाकई इंटरनेशनल लेवल का हो, और उसके सराउंडिंग में होटल्स और रिजॉर्ट्स बनाए जाएँ इंटरनेशनल लेवल के। उससे हमारा जो विजिटिंग जो हमारा स्कोर है जो कि इसका बहुत कम है, वो एकदम जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल की टूरिस्ट जो उनसे ना वो आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब उनको सहूलतें मिलेंगी, एक तो एयरपोर्ट मौजूद होगा, रिजॉर्ट्स मौजूद होंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल भी बनाया जाए इन पैसों से, तो वो हम बड़े अच्छे तरीके से मुल्क को डेवलप कर सकते हैं। हमारा नॉर्दर्न एरिया डेवलप हो जाएगा, लोकल लोगों को हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल जाएगी, आने वाले लोगों को भी सुकून होगा, और वो पूरे साल के तरीके तर्ज पे बनाया जाए कि हमने 12 महीने टूरिस्ट जो है ना किस तरीके से आ सकते हैं, वो क्या फैसिलिटीज़ हो गई, सिर्फ सीजनल ना हो बल्कि पूरा साल जो है ना वो सिलसिला चलता रहे। तो छठा हमारा जो है ना ये कदम होना चाहिए। इसके बाद जो 7वां हमारा स्टेप होगा, जो कि इसके बाद हमें उठाना चाहिए, जमहूरियत जो कि सब जानते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और इसमें सियासी पार्टियाँ रजिस्टर हो जाती हैं, बहुत सारी अब तो हो गई हैं, और वो क्या करती हैं जब हुकूमत में आती हैं वो मोनोपोली बनाने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं कि हर इलाके में हमारी हुकूमत हो, और फिर वो काबज़ हो जाती हैं, और वो सियासत की वजह से फिर वो बिजली के मसले और सियासी बयानबाजियाँ और महकमों की लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, क्योंकि हर कोई मोनोपोली के चक्कर में होता है। हालांकि हुकूमत सिर्फ 4-5 साल की होती है। इसका बेहतरीन हल यह है कि आपको एकदम से सिस्टम को नहीं ख़त्म करना, आपने क्या करना है, लेवल जो 7 हमारा है, कन्वर्ट करनी है जो मिनिस्ट्रीज़ हैं ना आपकी जितनी भी, इनको आप जॉब्स में कन्वर्ट करेंगे। आइंदा आने वाले वक्त में इलेक्शन ना हो, बल्कि ये मिनिस्ट्रीज़ की जॉब्स अनाउंस हो कि जी फलां मिनिस्ट्री जो है वो सारी एम्प्टी हो गई हैं। अब उस महकमे में अगर जो बेहतरीन लोग हैं जिनके पास उस रिलेटेड डिग्री हो, जैसे कोई महकमा है बिजली का,
تو الیکٹریکل انجینئرنگ اس کی ریلیٹڈ فیلڈ بنتی ہے. جس نے ڈگری کی ہوئی ہو, اس کی محکمے کا بندہ ہو, یا ایٹ لیسٹ الیکٹریکل انجینئر ہو جس کا ایکسپیرینس ہو, کوئی ریلیونسی ہو, تو وہ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. تو پورے پاکستان سے آپ کو بےتاشا اپلیکیشنز آ جائیں گی, کیونکہ بہت لوگ جاب لیس ہیں. تو اس منسٹری میں وہ بندہ جب آئے گا تو ایک تو میرٹ آٹومیٹک ڈکلیئر ہو جائے گا, اور وہ غیر سیاسی ہوگا, کیونکہ سیاسی جماعتوں والا نظام ہمیں ختم کرنا پڑے گا. ہمیں اب ان لوگوں کو جاب پہ کنورٹ کرنا ہے کہ یار آپ منسٹری میں جاب کو لیے, آپ منسٹر بننا چاہتے ہو, آپ جاب اپلائی کرو. تو وہ جاب کا سسٹم ایک شروع ہو جائے گا. تمام منسٹری جو ہے کنورٹ ہو جائے گی نارمل. وہ اس طرح ہوگا کہ تمام لوگوں کو تنخواہ ملے گی جیسے ایک ملازم ہوتا ہے, اور جب وہ ملازم کے طور پہ آئے گا تو ظاہر بات ہے پیچھے کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں ہوگی. تو یہ لڑائی جھگڑا جو آپس میں چل رہا ہے ہمارے مختلف صوبوں میں, یہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد نمبر 8 پوائنٹ میں آتا ہوں. چونکہ جو منسٹرز ہوتے ہیں, ایم این ایز, ایم پی ہوتے ہیں, وہ ویسے تو کسی اپنے لوکل علاقے سے ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوکل مسئلوں کو وہ ڈیل نہیں کرتے. ان سے اگر بات کرو, کیونکہ میں بھی پاکستان میں بہت عرصہ رہا ہوں, ہم نے بات بھی کی ہے, لوگوں سے سنا بھی ہے, وہ کہتے ہیں یار ہمارا کام تو قانون سازی, ہم تو اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے قانون سازی کریں گے. وہ لوکل علاقے کے جو مسائل لوکل لیول ہوتے ہیں ان کو نہیں ڈیل کرتے اس طریقے سے جیسے ان کو ڈیل کرنا چاہیے. جیسے یو کے میں ہے اور ملکوں میں بھی ہوگا, یونین کونسلز کے بغیر یہ سسٹم نہیں کامیاب ہو سکتا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پراپر یونین کونسلز ہر علاقے کی دوبارہ سے ڈیولپ کریں, جو آلریڈی سسٹم موجود ہے, ایسا نہیں کہ نئے سرے سے کرنا ہے. تو وہ یونین کونسلز جو ہوں گے نا, یہ کونسلرز ہوں گے, یہ ان کا کام ہے. گلی محلے کے کہیں اگر گٹر پائپ لائن بند ہو گئی ہے, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, اسکول کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کلینک کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی اور چھوٹ جھگڑا فساد لوکل لیول پہ ہو گیا, وہاں پہ ایم این اے ایم پی اے نہیں آئے گا, بلکہ وہ یونین کونسلز کے ناظم ہیں یا وہ لوگ ہیں, وہ ڈیل کریں گے. جو کہ ایک سسٹم شروع ہوا تھا 2003 میں, لیکن انہوں نے آگے چلایا نہیں, جس کی وجہ سے وہ ہمارا بیسک جو گراس روٹ لیول کی ہم باتیں کرتے ہیں وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے. اس کے بعد آیت ہے عمل کے انصاف کیسے لوکل علاقوں میں پیدا ہو. کیونکہ جب بھی کوئی جھگڑا فساد ہوتا ہے, کوئی قتل ہو گیا یا وہ ڈکیتی ہوگی, تو وہ مقدمے چل جاتے ہیں عدالتوں میں, وہ سالوں سال چلتے ہیں, وہ فیصلے نہیں ہوتے. اس کا جو بہترین حل ہے, جو میرے ذہن میں, جو شریعت کے مطابق بھی اللہ کرے کہ ہو, ہر تھانے میں 2 یا 3 مفتی بیٹھے ہوں آن اسپاٹ, جو پراپر جاب پہ ہوں, سیلریڈ ہوں گورنمنٹ کی طرف سے. جو بھی مسئلہ آئے, جب یہ سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہوگا, فائنانس کا بھی مسئلہ حل ہو چکے ہوں گے, جو بھی مسئلہ آئے وہ مفتی صاحب جو ہیں وہ 2-3 ہوں. کہ میں نے ایک کی بات نہیں کی, 2-3 کی اس وجہ سے کی ہے کہ انصاف ہو سکے. وہ تینوں کا جو مشترکہ فیصلہ ہو اس کیس کے مطابق, اس وقت آن اسپاٹس کو بندے کو سزا دی جائے یا جو بھی ہے, بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں میں کیس جائے, 10-15 سال وہ جیل میں گزارے, بعد میں پتہ لگا وہ تو معصوم تھا, اس کا تو قصور ہی نہیں تھا. تو اس سے کیا ہوگا کہ کرائم جو ہے نا ریٹ ہمارا انتہائی کنٹرول ہو جائے گا. بندے کو پتہ ہوگا اگر میں تھانے چلا گیا, آن اسپاٹ ڈیسیژن ہوگا, جو بھی سزا ہے اس وقت ہی مل جائے گی, تو وہ لوگ کرائم کرنے سے ڈریں گے. تو مفتی حضرات کا کام ہے, اسلامی نظام میں بھی یہ ایسی ہے کہ یہ فیصلے مفتی حضرات دے دینے تھے, تو عدالتوں تک کیس پہنچیں گے نہیں. اس کے بعد ہے جی اسی کے ساتھ جو ہمارے ماحول بن گیا, میں نے پچھلے ہفتے کی بات کی تھی, انتہائی غیر شرعی ہو چکا ہے. ڈرامے, فلمیں اور بے تاشا یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں. شادی شدہ لڑکیاں, کسی کی کوئی بیوی ہو, کوئی یہ کبھی پسند نہیں کرے گا وہ ٹی وی ڈرامے میں جا کے کام کرے, اور غیر مرد کی بیوی بنی ہوئی ہو اور بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے اور گپے لگا رہی ہے. اب تو معاملات سے بھی آگے ڈراموں میں دکھائے جا رہے ہیں. تو انتہائی غیر فطری عمل شروع ہو گیا ہے, اور اس میں نہ نانی دادی کا پتہ ہے, نہ خالہ کا پتہ ہے, کوئی رشتوں کا تقدس ہی ختم ہو گیا. اور یہ چیزیں جو شروع ہو گئی ہیں, یہ اس نے ماحول کا ستیہ ناش کر دیا. تو یہ چیز بند ہونی چاہیے. ڈرامے بنانے ہیں تو آپ کوئی ایسے بنائیں جس میں کسی کی تصدیق نہ ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو. اول تو بنانے نہیں چاہیے, اگر بنے بھی تو کوئی ایسی چیز اس میں نہ دکھائی جائے. تو یہ علماء کرام کا کام ہے کہ وہ اس کو یہ لائن ڈرا کریں. اس طرح ناچ گانا ہو گیا ہے یونیورسٹیز کالجز میں, جس یونیورسٹی میں زیادہ فن فیئرز اور کنسرٹس ہوتے ہیں ان کے داخلے بھی زیادہ ہوتے ہیں. بزنس بن گیا ہے, تعلیم نہیں رہی, بلکہ وہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ کس طرف ماحول چل پڑے. تو اس پہ پابندی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ کو ایجوکیشن سسٹم کامیاب نہیں ہے, بلکہ یہ غیر شرعی تو ہے. اس سے ہماری بیٹیاں اور بہنیں ہیں جو ٹریک سے ہٹ جاتی ہیں کیونکہ صحبت غلط ملتی ہے. تو ایک یہ چیز ہو. اس کے بعد 11واں پوائنٹ ہمارا ہے, ہمیں پراپر گورنمنٹ کو ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی اب بہت زیادہ ضرورت ہے. آن لائن سسٹم جا چکا ہے دنیا کا, آئی ٹی ڈیولپمنٹ آلریڈی ڈپارٹمنٹ ہوں گے, لیکن اب پراپر اس کو آرگنائز کیا جائے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی جائے, جس میں ہم پاکستانی فیس بک, یوٹیوب اور واٹس ایپ جیسی ایپس بنائیں, اور ہمارا پراپر کنٹرول ہو گورنمنٹ کا. اس میں کیا ہوگا کہ جو رجسٹر ہوں گے یوزر, وہ اپنے آئی ڈی کارڈ سے رجسٹر ہوں گے, تو وہ نہ تو کوئی غلط میسج کر سکیں گے, جو کہ اس وقت ہمارے فیس بک پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسی پوسٹیں آ رہی ہیں کہ جو سیاسی جماعت حکومت میں ہوتی ہے یا کبھی نہیں بھی ہوتی, تو انتہائی غلط اور غلیظ قسم کی پوسٹیں بہت عام ہو گئی ہیں, اور وہ ہم لمٹ سے باہر نکل گئی ہیں. ہو سکتا ہے وہ پوسٹ وہ بندہ غلط ہو سکتا ہے وہ بندہ ٹھیک ہو, لیکن اب لحاظ ختم ہو گیا. اس کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ایپس بنائی جائیں, اور وی پی این جو کہ آپ سب جانتے ہیں ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک جس کو کہا جاتا ہے, اس کے ذریعے یہ باہر کی فیس بک اور باہر کا نیٹ ورک ایکسیس کر لیتے ہیں, وہ ختم کیا جائے.
वो IT एक्सपर्ट्स का काम है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अपनी ऐप्स बनाई जाएँ। चाइना के अंदर भी बड़ी सख्ती है, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन वहाँ पे भी मनी ट्रांसफ़र और ट्रांजैक्शन वो अपने लोकल सिस्टम के ज़रिए करते हैं, वो उनका पूरा कंट्रोल है। सेम इस तरीके से पाकिस्तान में भी हम डेवलप कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ID के कार्ड के बगैर ID नहीं बन सके, ताकि कोई गलत मैसेज ना कर सके और फ़ौरन पकड़ा जाए। इसके अलावा जो नफ़रतें फैलाने का अमल जारी है इस वक्त सोशल मीडिया पे, या TV प्रोग्राम्स ये बंद किए हैं। एंकर्स हजरात हैं जितने भी हैं, ये नहीं जानते कि क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा जो अजाब में होंगे ये सियासतदान नहीं होंगे, उलमा कराम नहीं होंगे, बल्कि वो लोग होंगे जो ज़बान का गलत इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़बान की वजह से हमें पकड़ होगी कि आपसे का भी फरमान है। तो ये जो हम एक दूसरे की बेइज्जती करने पे बैठ जाते हैं TV प्रोग्राम में, बहुत सारे एंकर हैं, किसी का किसी जमात से ताल्लुक है, किसी का किसी जमात से ताल्लुक है, तो वो उनकी फेवर में बोलता है या दूसरे के अगेंस्ट बोलता है। तो सारा दिन सिवाय नेगेटिविटी और शैतानियत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये कारोबार बन गया है, ये गलत है। हमारी कौम जो सी है वो गलत तरफ चल पड़ी है। ये सिस्टम बंद होना चाहिए। इसके बारे में जो है ना ये बहुत सख्ती होनी चाहिए, ये सिस्टम बंद हो। इससे जो है ना नफरतें फैल रही हैं, इससे प्रोडक्शन कोई नहीं हो रही। या तो ये TV वाले निकल जाएं सड़कों पे और लोगों के मसाइल पूछें और उस एरिया के रेलिवेंट MNA MPA को कांटेक्ट करें, उनको बताएं ये मसला इसको हल करो, या तो ये काम करें तो पॉजिटिविटी समझ आती है। नेगेटिविटी का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ हर लोगों की बुराई ही करते रहें और खुद कोई काम ना करें। ये कल्चर जो हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, वो है अदालतें। हमारी शरई अदालतें इतनी फ़ाल नहीं हैं, बल्कि हमारी नॉर्मल जो अदालतें हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं। तो उसकी वजह से शरई फैसले होते नहीं हैं, या होते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है उसको फैसला करने में कि ये शरीयत के मुताबिक क्या हो और क्या ना हो। तो शरई अदालतों को फ़ाल किया जाए ताकि जो उनसे ना वो एक्टिव होकर काम करें और फैसले फटाफट हों। अव्वल तो थानों में जब मुफ्ती होंगे तो फैसले वहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो शरई अदालतों तक मामला जाएंगे। जब वहाँ जाएगा तो बड़े लेवल के जुराइम होंगे तो वो वहाँ पर वो डील कर देंगे। इसके बाद जब ये सारा निज़ाम, क्योंकि मैंने 14-15 पॉइंट बताए हैं, ये स्टेप बाय स्टेप डेवलप होगा, ये एकदम नहीं होगा। इसके बाद अगला कदम जो कि एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, जो लोगों की शायद नज़र में नहीं है, शायद मुझे नज़र पड़ गई है। इस वक्त पाकिस्तान में रफली 65% औरतें हैं और 35 से 40% जो हैं वो मर्द हैं। उस रेशो को ख़राब होने की वजह से शादियाँ नहीं हो रही, और शादियाँ ना होने की वजह जायज़ है। तो जो लड़की 18 साल की हो जाए, जिसका ID कार्ड बन जाए, उसकी, चूँकि हमारे पास फंड्स आ चुके होंगे, सिस्टम डेवलप हो चुका होगा, हर वो लड़की जो 18 साल की होगी है उसको इस चीज़ पे लाया जाए कि इनकी शादियाँ कराई जाएँ। एक मैट्रिमोनियल सर्विस जो है वो गवर्नमेंट स्टार्ट करे, तमाम लोगों को ऑनलाइन रजिस्टर किया जाए ID कार्ड के साथ, उसके बाकायदा लोगों को हायर किया जाए जो उनको रजिस्टर करें, उनको वेरीफाई करें वीडियो मीटिंग के ज़रिए। और जो लड़की 18 साल से हो जाए उसके बाद उसकी नान नस्लदारी वैसे तो शरीर लिहाज से शोर की होती भी है, लेकिन वो रिजल्ट जो है अल्लाह ताला की तरफ से आता होता है, और वो आगे अपनी बीवी को उसने देना होता है, बच्चों को देना होता है, असल में जिम्मेदारी होती है। तो उनको रजिस्टर किया जाए, उनकी नाम से की जिम्मेदारी जो सी है वो 10,000, 15,000, 20,000 जो आजकल के हिसाब से है वो गवर्नमेंट पे करे। उस लड़की की वो पेमेंट स्टार्ट हो जाए, ताकि जो शोर उसको शादी करके लेके जाना चाहता है उसको ये खौफ ना हो कि हम खाएंगे कहाँ से। इसी वजह से शादियाँ नहीं हो रही, लोग खौफ का शिकार है, क्योंकि शैतान बहुत घुस गया, वो आपको सबसे पहले डराते हैं गुर्बत और अफलास से। तो ये डर खौफ खत्म हो जाएगा, और जैसे पे पाबंदी होगी तो वो शादियाँ जो उनसी करनी है वो इंतहाई आसान हो जाएंगी। तो ये जो बेरारवी माशरे में बन गई है, जिसमें बेहयाई और ये इंतहा पे चली गई चीज़ें, ये जब हम ये मैंने जो पीछे बयान किए हैं, इंटरनेट को हम कंट्रोल करें और शादियाँ करें, तो ये बहुत सारा हमारा माशरा जो है बड़ा क्लीन हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ये जो शादियों वाला मामला है ये हल हो जाएगा। तो ये 14-15 पॉइंट्स मेरे बताने का मकसद ये था कि एक मोमेंटम में एक दफ़ा जब आ जाएंगे ना, तो 5 साल 10 साल में हमारा सारा सिस्टम क्लीन हो जाएगा, और हम जो है ना बेहतरीन एक इस्लामी माशरा भी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप शरीयत नाफिज करने की बात करेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप अभी बात करेंगे एकदम से तो फिर वो झगड़ा है, तो आप झगड़े की तरफ नहीं जाना। पहले हमने घर क्लीन करने हैं, उसके बाद हमने माशरा क्लीन करना है, फिर चूँकि लोगों को नज़र भी आ जाएगा कि वाकई शरीयत के कितने फ़ायदे हैं। 100 रुपया कमाओ और 2.5 रुपये ज़कात दो, और बाकी जो टैक्सेस हैं ये ख़त्म हो चुके होंगे, क्योंकि हम वेल डेवलप हो चुके होंगे। इसके अलावा आप लोग सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली समिट हुई है कुछ महीने पहले, $600 बिलियन पाकिस्तान में रिजर्व्स हैं। तो वो रिजर्व भी तभी निकलेंगे जब हम अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो जब हम वाकई में अमीर मुल्क हो जाएंगे तो ये चीज़ें करनी आसान होंगी। और फिर वही बात है, 100 कमाओ और 2.5 रुपये ज़कात दो, वही आपका टैक्स होगा जो शरीय लिहाज से। तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि एक तो महंगाई कम हो जाएगी, ज़ाहिर बात है सिस्टम ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इस पर हम वैसे तो बहुत सारी और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन इतना ही आज के लिए काफ़ी है। तो आप जो उनसे इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जिनकी पहुँच हुकूमत तक है या आर्मी तक है, उस पर गौर व फिक्र करें। इनमें जो अच्छी चीज़ें लगती हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दें, जो आपको पसंद नहीं है उसको मत करें। मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, मेरा काम तो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाना था जो मैंने दिखा दिया।
باقی اللہ نے گمان، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ.